आप सुन रहे हैं कहानी माई सीक्रेट वाइफ, जिसे लिखा है निशी ने और आवाज दी है रिद्धि त्रिवेदी ने। भाग 1। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। इसी दिल्ली शहर के एक हाई क्लास और रईस एरिया में स्थित एक बड़ा सा और आलीशान बंगला, जो दिल्ली शहर का सबसे कीमती और महंगा बंगला है और भारत के महंगे बंगलों में से एक है, जिसका नाम है राणावत मेंशन। इसी बंगले में रहने वाले राणावत परिवार के बड़े बेटे मिस्टर प्रख्यात दिलवाले तो है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए, बाकियों के लिए तो जनाब आग का गोला है। वहीं राणावत मेंशन शाम के 7 बजे बंगले के पूजा रूम में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक महिला, जिसकी उम्र यही कोई 50 वर्ष के आसपास थी, अपनी निगाहों में सच्ची श्रद्धा भाव लिए देवी माँ की पूजा अर्चना कर रही थी। उनके बगल में उनकी देवरानी भी हाथ जोड़कर खड़ी थी, जिनकी उम्र यही कोई 45 साल के आसपास थी। आरती हो जाने के बाद जेठानी देवी माँ के आगे झुकी और फिर अपनी देवरानी को आरती देते हुए प्यार से बोली, रवीना, आपके जेठ जी और हमारे देवर जी कहाँ रह गए? उन्हें शाम की आरती में शामिल होना चाहिए था ना। रवीना आरती लेते हुए बोली, दीदी, हम उन दोनों को बुलाकर आए थे, लेकिन शायद वो प्रख्यात से बिजनेस संबंधी कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे हैं। अपनी देवरानी रवीना की बात सुनकर उसकी जेठानी बोली, तो हमारे छोटे शहजादे कहाँ है? उन्हें ही बुला देती। रवीना गहरी सांस लेते हुए, आपके लाडले अभिमन्यु साहब अभी जिम गए हुए हैं। दोनों देवरानी जेठानी देवी माँ से प्रार्थना कर रही थी। तभी बंगले के लॉन में एक मर्सिडीज तेजी से आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और एक हैंडसम और डैशिंग लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 25 वर्ष की थी, गाड़ी से बाहर निकल आया और चाबी को घुमाते हुए बड़ी स्टाइल से सीटी बजाते हुए बंगले के अंदर प्रवेश करने लगा। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखों पर काले चश्मे और एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो बंगले के हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, अभी अभी बंगले में पूजा हुई है, ये सुकून देने वाली महक, वाह। उसने इतना ही कहा था कि तभी रवीना जी वहां पर आई और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, जी बेटा जी, आप तो जिम गए थे, फिर ऐसे कपड़े पहनकर कैसे लौट रहे हो? उस लड़के ने अपना चश्मा उतारा और रवीना जी के गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, हमारी जासूस माँ, चिंता मत कीजिए, आपकी मर्जी की लड़की से ही शादी करेंगे और डोंट वरी, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपके लाडले बेटे और हमारे खड़ूस भाई साहब की कृपा से हमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। रवीना जी मुंह बनाते हुए बोली, बनाना भी मत अभिमन्यु, राणावत परिवार के दोनों बेटों के लिए घर के बड़े ही बेस्ट जीवन साथी लाएंगे और हमारे प्रख्यात के लिए तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सौम्य कन्या बनी होगी, जो उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अभिमन्यु ने मुंह बनाया और अपने मन में बोला, भगवान, अगर आप आज हमारी विश पूरी करने के मूड में हैं, तो प्लीज ऐसा चमत्कार करो कि भाई अपने हिसाब से ही शादी करे, यानी कि भाई ही इस खानदान की पहली लव मैरिज करे, ताकि उनके बाद हमारे रास्ते भी खुल जाए। इतना कहकर वो मंद ही मंद मुस्कुराने लगा। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, आप आ गए बेटा। ये आवाज सुनकर अभिमन्यु की मुस्कान गहरी हो गई और उसने अपनी दाई तरफ देखा तो वहां पर बनारसी लाल रंग की हैंडवर्क की हुई साड़ी पहन शिप्रा जी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उन्हें देखते ही अभिमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत शिप्रा जी के पास आया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोला, बड़ी माँ, हम आ गए और बहुत जल्द आपके बड़े बेटे भी आने वाले हैं। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर रवीना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी और इंतजार कर रही थी प्रख्यात के वापस आने का और उससे मिलने का। राणावत खानदान का गुरूर और गर्व है। खानदान का बड़ा बेटा है, राणावत परिवार का चिराग है, प्रख्यात राणावत है वो। रवीना जी अपने सगे बेटे से ज्यादा तो अपनी बड़ी बहन और अपनी जेठानी के बेटे से प्यार करती है और प्रख्यात भी अपनी चाची या मासी कह लो, उनसे बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो अपने परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ भी कर सकता है। रवीना जी मन ही मन खुश हो रही थी और अपने प्रख्यात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक भारी आवाज आई, लगता है बड़े साहबजादे के आने की खबर इन सबको मिल गई है। इतना कहकर राणावत खानदान के मुखिया श्री गजेंद्र सिंह राणावत
प्रख्यात के पिताजी अपने छोटे भाई श्री मान सिंह राणावत के साथ हॉल में आए। उनके आते ही अभिमन्यु ने अपने बड़े पापा और अपने पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, भाई कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर गजेंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, इसका मतलब अब से आपकी आजादी खत्म और कंपनी में काम शुरू। ये सुनकर अभिमन्यु का मुंह उतर गया और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद उन सभी ने मिलकर डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रवीना जी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। तभी मान सिंह जी उनके पास आए और उन्हें पीछे से अपनी बाहों में भरकर उनके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखते हुए बोले, आपके चांद कल आपके पास होंगे। रवीना जी मुस्कुराती हुई बोली, और जल्दी ही चांद की चांदनी भी आने वाली है। मान सिंह जी बोले, ये तो सच कहा आपने। हमें भी काव्या बहुत अच्छी लगती है हमारे प्रख्यात के लिए। काफी समझदार और मैच्योर कन्या है और सबसे बड़ी बात कि हमारे और भाई साहब के मित्र की बेटी है, तो कोई टेंशन ही नहीं। अब बस जल्दी से इन दोनों की सगाई हो जाए। ये सुनकर रवीना जी बोली, मान जी, न जाने क्यों लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि काव्या ही हमारे प्रख्यात के लिए बनी है। हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई कन्या है और इस परिवार को अच्छे से संभाल भी सकती है, लेकिन काव्या प्रख्यात के लिए नहीं बनी है। और वैसे भी प्रख्यात भी उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। उनके तो सामने भी कभी नहीं देखा हमारे बेटे ने। आप जानते हैं ना कि हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तो बस याद रखना कि हमारे प्रख्यात की जिंदगी की रोशनी तो कोई और ही है, जो सबसे अलग होगी, जो करोड़ों में एक होगी, जो हमारे बेटे के दिल की रानी होगी। मान सिंह जी गहरी सांस लेते हुए बोले, पता नहीं वो कौन है और कहाँ है। रवीना जी कहीं ना कहीं तो होगी और सच्चे दिल से इंतजार कर रही होगी अपने सैया जी का। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब होकर आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे थे और आने वाले समय के बारे में सोच रहे थे। इधर अगले दिन मनाली, हिमाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे थे। अभी तक सूरज अच्छे से आसमान में खिला नहीं था, जिस वजह से अंधेरा अभी भी कायम था, लेकिन हल्की रोशनी के साथ। वही एक घर के छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसमें ज्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन बस एक बिस्तर बिछा हुआ था और दीवार पर एक प्यारी सी तस्वीर लगी थी। बिस्तर पर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। तभी उसके मोबाइल में अलार्म बजने लगा, जिसकी आवाज से उसकी हिरनी जैसी आंखें तुरंत खुल गई। वो जमीन पर लगे बिस्तर से उठ गई और अपने लंबे, घने और भूरे रंग के बालों का जोड़ा बनाते हुए रूम से बाहर निकलकर छत के किनारे खड़ी हो गई। हो गई एक और बुरे दिन की शुरुआत मेरे लिए। मुस्कुराते हुए अचानक ही उसकी आंखें भर आई और बोली, मम्मी पापा आप तो छोड़कर चले गए, कम से कम मुझे भी अपने साथ ले जाते तो ऐसी नर्क की जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। खैर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन मैं भी आप दोनों के पास आ जाऊंगी। उसने अपने दर्द को सहन किया और जल्दी से अपना मोबाइल अपने बैग में डालकर नीचे हॉल में आ गई। पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। हॉल और बाहर लॉन की सफाई होने के बाद वो एक कमरे के अंदर आ गई, जो कि काफी सुंदर था, और वहाँ एक बेड भी था जिस पर एक लड़की पसर कर लेटी हुई थी। उस लड़की का नाम सौम्या था, जो कि हमारी इस लड़की की चाची की बेटी है। फिर उस लड़की ने सौम्या को देखा और अपना काम करने लगी, जिसकी आवाज से सौम्या की आंख खुली और वो गुस्से से बोली, श्रीनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? सौम्या की आवाज सुनकर श्रीनिका ने मुड़कर देखा तो बेड पर सौम्या बैठी हुई गुस्से से उसे ही देख रही थी। सौम्या को देखकर श्रीनिका मीठी आवाज में बोली, माफ करना दीदी, चाची जी ने ही कहा था कि सुबह 6 बजे तक घर की सारी सफाई हो जानी चाहिए। सौम्या गुस्से से बोली, तो पहले चाची जी के कमरे में जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? खुद तो बढ़िया नींद लेकर आई है और अब मेरी नींद खराब कर रही है। पता नहीं कब तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा। अब जल्दी से एक लड़का ढूंढना ही होगा तुम्हारे लिए। एक नंबर की बोझ हो तुम। ये सब सुनकर श्रीनिका उदास हो गई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। श्री अपना काम कर रही थी। तभी उसके कानों में एक महिला की गुस्सैल आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो चाची जी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, लड़की, तूने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? तुझे पता है ना तेरे चाचा जी को स्टेशन जाना है। चाची जी को देखकर श्री ने अपनी नजरें झुका ली और डरते हुए बोली, वो मैं मासिक धर्म से गुजर रही हूँ। ये देखकर श्री की चाची यानी कि सोनल को बड़ा गुस्सा आया और वो बोली,
अरे वाह लड़की, तुझे तो 3 दिन का मौका मिल गया आराम करने का और अपनी पढ़ाई करने का। अब 3 दिन तक मजे करेगी और सारी मेहनत मैं और मेरी नाजुक बेटी करेगी। कामचोर लड़की, जब देखो तब मासिक धर्म का बहाना बनाती है। आज तो तुझे एक्स्ट्रा काम करना होगा। और हाँ, तेरे लिए एक बढ़िया काम ढूंढा है जिससे तू घर से बाहर भी रहेगी और हमें पैसे भी ला कर देगी। श्री सवालिया नजरों से अपनी चाची जी को देखने लगी तो वो बोली, हमारा मनाली शहर पूरे भारत में कितना फेमस है ये तो हम सब जानते ही है। अभी एक नया 7 स्टार आलीशान होटल खुला है जिसमें बहुत सारे वेटर और वेट्रेस की जरूरत है, तो मैंने तेरा नाम वहाँ दे दिया है। तू वहाँ जाकर काम कर, बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि उन लोगों को बहुत जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं, बस वेट्रेस का काम करना है। शाम तक घर लौट आना है, ठीक है? चल अब बाजार से मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आ। सोनल वहाँ से चली गई और श्री टेंशन में आ गई और बोली, भोले बाबा, मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती और एक होटल में काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। न जाने वहाँ किस तरह के लोग होंगे, कैसी कैसी उनकी नजरें होंगी, मेरा क्या होगा। इधर दिल्ली शहर के एक बड़े से मैदान में 4-5 गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी। उनके पास कई गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े हुए थे और सबसे आगे वाली मर्सिडीज के पास अभिमन्यु खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके बगल में मिस्टर श्लोक मेहता खड़े थे, जो कि राणावत परिवार के फैमिली फ्रेंड है और इनके दिल की तमन्ना है कि इनकी इकलौती बेटी काव्या की शादी राणावत परिवार के बड़े बेटे के साथ हो। श्लोक मेहता के पास एक लड़की भी खड़ी थी जिसके चेहरे की लालिमा बढ़ी हुई थी। बेताबी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो एकटक आसमान को देखे जा रही थी। तभी हेलीकॉप्टर में से एक बेहद आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व वाला धनी पुरुष बड़ी स्टाइल, एटीट्यूड और शान से बाहर निकला। उफ, उस बंदे का क्या ही कहना, इतना हॉट और हैंडसम लग रहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। उसने ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था विद ब्लैक जीन्स, चेहरे पर काला चश्मा और शेप में दाढ़ी, वो भी काली और घनी। लंबाई तो जनाब की 6 फुट 4 इंच है, यानी कि बहुत लंबे चौड़े दबंग मर्द है। चेहरे पर एक अलग ही चमक और राजपूती शान नजर आ रही थी। गुरूर और रौब की कोई सीमा नहीं थी। हेलीकॉप्टर से बाहर आते ही उन्होंने अपनी कलाई को बेहद आकर्षक तरीके से मोड़ दिया। वो गुरूर और रौब से भरपूर मर्द अपनी शान और शौकत से आगे बढ़ता जा रहा था और उसे देखकर अभिमन्यु की खुशी बढ़ती जा रही थी। और उसके बगल में खड़े मिस्टर मेहता अपनी बेटी के चेहरे के नूर को देखकर गर्व और गुरूर से बोले, आ ही गए मिस्टर प्रख्यात राणावत। क्या प्रख्यात कभी शादी करेगा काव्या से या उसकी जिंदगी जुड़ी है किसी और के साथ? आखिर क्यों रवीना जी काव्या को लेकर शंकित है? आखिर श्रीनिका को कब तक सहने पड़ेंगे उस घर के सितम? क्या सच में उसे करनी पड़ेगी होटल में नौकरी? क्या श्रीनिका और प्रख्यात का होगा आमना सामना? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 2। अपने बड़े भाई के पास आते ही अभिमन्यु ने सबसे पहले झुककर उसके पैर छुए तो उस जुनूनी इंसान ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, यशस्वी भव। अभिमन्यु एक्साइटेड हुआ जा रहा था और अपने बड़े भाई के गले लगने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी परमिशन के बिना कैसे? अपने छोटे भाई की हरकतें देखकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी बाहें फैलाकर दमदार आवाज में बोला, आ जाइए। ये सुनकर अभिमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत अपने बड़े भाई के गले लग गया और बोला, प्रख्यात भाई, आई मिस यू सो मच। प्रख्यात उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, लेकिन हम तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही गए थे। अभिमन्यु उसकी बाहों से अलग होकर खुशी से बोला, तो क्या हुआ, 1 हफ्ते की दूरी भी हमें बर्दाश्त नहीं होती आपसे? प्रख्यात उसे अपनी कुटिल निगाहों से ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, आर यू ट्राइंग टू बटरिंग सो दैट हम आपको कंपनी से दूर रखें? देन दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि हम तो आपको आज से ही कंपनी में ले जा रहे हैं। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अभिमन्यु झेप गया और बालों में हाथ फेरते हुए हंसते हुए बोला, सॉरी। प्रख्यात, दांत मत दिखाइए हमें। अभिमन्यु ने अपना मुंह बंद कर दिया और तभी मिस्टर मेहता आगे आए और खुशी से बोले, वेलकम बैक प्रख्यात बेटा। ये सुनकर प्रख्यात ने उनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान लिए उनसे हाथ मिलाते हुए अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से बोला, थैंक यू अंकल। काव्या निगाहों में प्रेम और स्नेह लिए प्रख्यात के हैंडसम और डैशिंग चेहरे को देखे जा रही थी, लेकिन मजाल है जो जनाब ने एक बार भी उस लड़की के सामने भी देखा हो, उसे मतलब नहीं है हर किसी से। अभिमन्यु गाड़ी की तरफ
सब आपका इंतजार कर रहे हैं। घर का जिक्र होते ही प्रख्यात के हैंडसम और गुरूर से भरपूर चेहरे पर एक सुकून छाने लगा और वो अपनी गया और मिस्टर मेहता अपनी बेटी के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गए और वे सब राणावत मेंशन के लिए निकल गए। किया जा रहा था। काव्या उदासी से बैठी हुई थी। तभी मिस्टर मेहता ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, तुम क्यों ऐसे उदास बैठी हो? काव्या बोली, बस सोच रही हूँ कि जो इंसान कभी मेरे सामने तक नहीं देखता, उस इंसान के साथ अगर मेरी शादी होगी तो फिर हम दोनों कैसे रिश्ता निभाएंगे? मेहता बोले, बेटा तुम खुद जानती हो कि प्रख्यात जैसा समझदार, इंटेलिजेंट, मैच्योर और होशियार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। पूरा राणावत परिवार तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाना चाहता है और वैसे भी तुम्हें भी तो प्रख्यात पसंद है। प्रख्यात आजकल के जमाने के लड़कों जैसा नहीं है जो खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करे। तुम बस इतना ध्यान रखो कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा और तुम्हें उसकी पत्नी बनना है। उसके पूरे परिवार को खुश रखना है तो वो अपने आप खुश हो जाएगा। अपने पापा की बात सुनकर काव्या खुश हो गई और प्रख्यात के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने देखने लगी। वहीं आगे वाली मर्सिडीज में प्रख्यात अपना फोन चला रहा था और अभिमन्यु उसे देखे जा रहा था। तभी प्रख्यात ने अपने मोबाइल स्क्रीन को बंद किया और उसे अपनी कुटिल निगाहों से घूरने लगा तो वो झेप गया और इधर उधर देखते हुए बोला, हम तो बस देख रहे थे कि आपने फोन चेंज कर दिया है। लगता है किसी की शामत आई होगी और आपका मोबाइल आपके गुस्से का शिकार हुआ होगा, तभी तो नया मोबाइल आया है। प्रख्यात अपने मोबाइल को बड़ी स्टाइल से घुमाते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, कई बार मोबाइल्स के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करना अच्छा लगता है। अगर आप चाहे तो आपके ऊपर ट्राई कर सकते हैं हम। कुछ देर बाद वो सब लोग राणावत मेंशन पहुंच गए जहां पर परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे थे। मेंशन के लॉन में आकर चारों गाड़ियां रुक गई। श्लोक मेहता अपनी बेटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला और मिस्टर गजेंद्र सिंह राणावत और मान सिंह राणावत के पास जाकर खड़ा हो गया। वहीं रवीना जी और शिप्रा जी आंखों में खुशी और प्यार लिए खड़ी थी, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। प्रख्यात ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और फिर अपने पापा और चाचा जी का आशीर्वाद लिया। प्रख्यात को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहाँ पर प्रख्यात सिंह राणावत की तो अच्छे से मान मुनहार और खातिरदारी चल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनाली में एक मासूम सी लड़की जिसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, लेकिन उतनी ही तकलीफ उसकी जिंदगी में है। आज उसका मासिक धर्म चल रहा था। पहला दिन था, लेकिन माता पिता ना होने की वजह से उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता था। वो अभी भी पूरी मेहनत से काम कर रही थी। किसे क्या पता कि जिस घर में उसके चाचा चाची मलिकाना हक रखते हैं, उस घर की असली मालकिन भी श्रीनिका शुक्ला ही है। ये बात श्रीनिका को पता है, लेकिन उसे कोई मोह नहीं इस धन दौलत का या फिर इस दुनिया का। वो बस अपनी जिंदगी को काट रही है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा भी हो सकता है। श्रीनिका ने अपने परिवार वालों के लिए जल्दी से मनाली के फेमस समोसे खरीदे और कुछ घर का जरूरी सामान खरीद लिया। वो मनाली की खूबसूरती गलियों में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर एक गाड़ी में बैठा इंसान अपनी तलब भरी निगाहों से लगातार उसे घूरे जा रहा है, उसे देखकर दीवाना हुए जा रहा है। श्रीनिका तो आगे बढ़ती जा रही थी और वो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और धुआं छोड़ते हुए नशे से बोला, ये लड़की मुझे चाहिए। पिछले कई दिनों से इस पर नजर है मेरी। अब मुझे इससे शादी करनी है, इससे पहले कि कोई और इस तितली को उड़ा ले जाए। उस आदमी की बात सुनकर उसके बगल में बैठा उसका साथी बोला, भैया जी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम आज ही इस लड़की के घर जाते हैं इसका रिश्ता लेकर। अपने साथी की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जिसका नाम था विराज ठाकुर, जो कि मनाली शहर का एमएलए है और उसके पापा बहुत बड़े राजनेता है। इसी का फायदा वो उठाता है और राजनीति की आड़ में क्राइम करता है। अब इस क्रिमिनल की नजर मासूम सी श्रीनिका पर पड़ी है। श्रीनिका अपना काम करके जल्दी से घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसकी चाची जी यानी कि सोनल उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ अटक गई थी इतनी देर तक? तुझे तो बस मौका चाहिए घर से बाहर जाने का और फिर मजे करने का। तुझे पता है अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है। तेरे चाचा जी कब से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें स्टेशन जाना है, नौकरी संभालनी पड़ती है। तेरी तरह घर पर सब लोग मजे नहीं करते। चाची जी की बात सुनकर श्रीनिका ने अपने गुस्से को दबा लिया
और नजरें झुकाकर बोली, माफ कीजिएगा चाची जी, आने में थोड़ी देर हो गई। लीजिए, नाश्ता एकदम गर्म है। इधर शाम के 5 बजे के आसपास श्रीनिका अपने घर के बगीचे में फूलों को पानी पिला रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से मनाली के एमएलए विराज ठाकुर बाहर निकल आया और उसके साथ उनके पिताजी अधिराज ठाकुर भी आए। दोनों बाप बेटे और उनके 2 गार्ड्स घर के अंदर आने लगे। अधिराज उस घर को देखकर बोला, बेटा जी, ये सब क्या है? हम किन गरीबों के घर आए हैं? कोई अच्छी लड़की नहीं ढूंढ सकते थे अपने लिए? विराज अंदर आते हुए सिगरेट के कश लेते हुए बोला, पापा जी, एक बार लड़की को देख तो लीजिए, उसके बाद ही कुछ कहिएगा। वो दोनों बाप बेटे आगे बढ़ने लगे। तभी विराज की नजर गार्डन में फूलों को पानी देते हुए बेहिसाब खूबसूरती की रानी पर पड़ी। वो तो वहीं ढेर हो गया। उसके हाथ से सिगरेट छूट गई और आंखों में नशा छाने लगा। अपने बेटे की नजरों का पीछा करते हुए अधिराज ने भी उस लड़की की तरफ देखा तो वो समझ गया कि उसके बेटे को क्यों वो लड़की पसंद आई। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। विनोद और सोनल की हवा टाइट हो रखी थी। वो दोनों डरे हुए थे अपने सामने एमएलए और इतने बड़े मंत्री को देखकर। न जाने उनसे क्या गलती हुई होगी जो इतने बड़े बड़े राजनेता उनके घर पर आए हैं। वहीं सौम्या अपने रूम के दरवाजे के पास छुपकर खड़ी होकर एकटक विराज को देखे जा रही थी। किसी को पता नहीं था, लेकिन सौम्या को हमेशा से विराज पसंद था और जब से वो एमएलए बना है तब से वो उसके प्यार में पागल हो गई है। उससे शादी करना चाहती है, लेकिन विराज ने एक बार भी सौम्या के सामने देखा नहीं और आज तो वो उसके घर आया है, ये सोचकर ही वो खुश हो रही थी। लेकिन विराज की नजरें तो श्रीनिका को ढूंढ रही थी। विराज के पिताजी अधिराज जी बोले, देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको क्लियर शब्दों में कह देता हूँ कि हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए चाहिए। ये सुनकर सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही विनोद और सोनल भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी विराज बीच में ही बोला, आपकी बेटी नहीं, आपके बड़े भाई की बेटी चाहिए हमें, यानी कि श्रीनिका शुक्ला। उससे शादी करनी है मुझे। ना नुकार सुनने की हमें आदत नहीं है। चुपचाप अपनी लड़की को हमें सौंप दीजिए, शादी हम अपने हिसाब से कर लेंगे। ये सुनकर वो सब लोग डर गए। वही सौम्या का तो दिल टूट गया और उसे श्रीनिका पर गुस्सा आने लगा। वही स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी श्रीनिका का दिल जोर के शोर से धड़कने लगा। उसे बहुत डर लगने लगा। वो जानती है कि विराज किस किस्म का इंसान है और वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब वो क्या कर सकती है? उसकी किस्मत तो उसके हाथ में भी नहीं है। उसके चाचा चाची उसके लिए जो फैसला लेंगे वही फाइनल होगा। विनोद और सोनल की चुप्पी देखकर विराज को गुस्सा आया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, ज्यादा इज्जत दे रहे हैं तो रास नहीं आ रही है क्या? चुपचाप हाँ कह दो, वरना लड़की को उठाकर ले जाएंगे हम। ये सब देखकर श्रीनिका की हालत खराब हो रही थी। अब तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में जाने वाली है। विनोद और सोनल ने भी डर के मारे हाँ कह दिया और विनोद बोला, जी हमारी श्रीनिका आज से आपकी हुई। विराज के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वही राणावत मेंशन के 2nd फ्लोर के एक बड़े से और आलीशान कमरे में बनी एक बड़ी सी बालकनी में टेरेस गार्डन बना हुआ है, जहां पर टेबल चेयर्स लगे हुए थे। उन्हीं में से एक चेयर पर प्रख्यात सिंह राणावत किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा हुआ था और एक जरूरी फाइल रीड कर रहा था। तभी आसपास अजीब सा एहसास होने लगा। मौसम भी बिगड़ने लगा। तेज तेज हवाएं चलने लगी और प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आसमान को देखते हुए शिद्दत से बोला, कुछ छूट रहा है। कोई हमारा जो सिर्फ हमारा है हमसे दूर जा रहा है। आखिर अचानक से प्रख्यात को इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? क्या इसका कनेक्शन श्रीनिका से जुड़ा है? आखिर श्रीनिका को अपने ही घर में इतने दर्द क्यों झेलने पड़ते हैं? वहीं इस बार उसकी चाची गुस्से में कौन सा कदम उठाएंगी? और क्या श्रीनिका की सच में हो जाएगी एमएलए से शादी, या आएगा इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 3। प्रख्यात तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और न जाने क्यों उसे भयंकर गुस्सा आने लगा। वो आसमान को देखते हुए गुस्से से बोला, ये कैसी बेचैनी है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से अपनी जुनूनी निगाहों को खोला और आसमान को देखते हुए बेहद आकर्षक तरीके से और जुनून से अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, जो हमारा है वो सिर्फ हमारा ही है। उसे हमारे पास ही आना है, आराम से आना है, वरना प्रख्यात राणावत छिन्ना भी जानता है। ये कहते हुए प्रख्यात इतना जुनूनी और दीवाना दिख रहा था कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए।
उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका दिल उससे कोसों दूर मनाली में बैठी श्रीनिका के लिए धड़क रहा था। उसके लिए बेचैनी हो रही थी। इधर मनाली में विराज अपनी तलब भरी निगाहों से श्रीनिका को ढूंढने लगा और बोला, कल मुझे जरूरी काम है, इसलिए परसों मैं आऊंगा और श्रीनिका से शादी करूंगा। इतना कहकर वो दोनों बाप बेटे वहां से चले गए। श्रीनिका स्टोर रूम के कोने में सिकुड़ कर खड़ी रोने लगी। वहीं सौम्या भी रोई जा रही थी और सोनल जी के साथ मिलकर श्रीनिका को कोसे जा रही थी। विनोद एक तरफ बैठा हुआ था। तभी श्रीनिका वहां पर आई। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और नजरें झुकाकर अपनी बेहद मीठी और मनमोहक आवाज में बोली, चाची जी, अगर सौम्या उससे प्यार करती है तो आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहती। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सोनल ने गुस्से से बोला, लेकिन करे कैसे? उस एमएलए को तो तू पसंद आई है। पता नहीं उसने तुझे कहां से देख लिया और इतना पागल हो चुका है कि परसों ही शादी करने आने वाला है। तू ज्यादा खुश मत हो कि एक एमएलए के घर जाएगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तेरे लिए तो कोई आम इंसान ही ढूंढा जाएगा। बस तू देखती जा। अब जाकर कल की तैयारी कर। कल ही तुझे इस 7 स्टार होटल पर काम पर जाना है और कल से तेरी किस्मत बदल जाएगी। श्रीनिका ने हाँ कहा और वहां से चली गई। सोनल ने भले ही अनजाने में और गुस्से में कहा था, लेकिन सच में कल से श्रीनिका की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। महादेव की कृपा जो होने वाली है। सोनल ने सौम्या के आंसू साफ किए और प्यार से बोली, तू चिंता मत कर, उस एमएलए के साथ तेरी ही शादी होगी। इस श्रीनिका को तो कल हम कैसे फंसाते हैं, तू देखती जा। सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी माँ के गले लग गई। रात के 8 बजे दिल्ली में प्रख्यात ने डैशिंग सी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसका आकर्षक सीना दिख रहा था, जिस पर काले बाल उगे हुए थे। शर्ट की स्लीव्स कोनी तक फोल्ड की हुई थी। चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था और सीरियस होकर वो एक फाइल रीड करते हुए रूम में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा विहान का कॉल आ रहा है। प्रख्यात ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर क्लिक किया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, विहान ने कहा, सर कल हमें मनाली जाना होगा। एक अर्जेंट मीटिंग जो दिल्ली में होने वाली थी वो अब क्लाइंट ने मनाली में ऑर्गेनाइज की है। सुना है उसकी नई होटल वही बनी है, तो उसने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप उसके साथ मनाली में वो मीटिंग करें। मनाली का नाम सुनते ही प्रख्यात का दिल फिर से जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, 1 हफ्ते बाद हम घर लौटे हैं और अब फिर से शहर से बाहर जाने का मूड नहीं है। क्लाइंट से कह दो हम नहीं आ रहे। इतना कहकर प्रख्यात ने कॉल कट कर दिया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और आसमान में चमकते चांद को खामोशी से देखता रहा। उसका दिल धक धक कर रहा था। बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। चैन मिल ही नहीं रहा था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार दिमाग में मनाली क्यों घूम रहा है। अंत में परेशान होकर उसने विहान को कॉल किया और बेरुखी से बोला, कह दो उनसे हम मनाली जाने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अब उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे और दिल मनाली की ओर आकर्षित हो रहा था, जैसे वहां पर कोई है जो सिर्फ उसका है। प्रख्यात अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। रूम में आकर उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके माता पिता खड़े थे। अपने माता पिता को देखकर वो आदर से बोला, आइए माँ, पापा। गजेंद्र सिंह जी और शिप्रा जी रूम के अंदर आ गए और अपने बेटे के सुव्यवस्थित कमरे को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिप्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन आपका कमरा कभी भी अव्यवस्थित नहीं रहा। हमेशा सब चीजें अपनी जगह पर सलीके से रखी होती है। गजेंद्र सिंह बोले, अरे तभी तो हमारा बेटा मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। कोई कमी नजर आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं। अपने माता पिता की बात सुनकर प्रख्यात के चेहरे पर हल्की सी और छोटी सी मुस्कान आ गई, जो बेहद आकर्षक और शानदार लग रही थी। गजेंद्र जी ने प्रख्यात के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में आदर से बोला, जी कहिए। गजेंद्र जी, चलिए हम तीनों बाहर बालकनी में बैठकर आराम से बात करते हैं। प्रख्यात, जी आइए। वो तीनों बालकनी में आ गए। प्रख्यात बड़े आदर से पहले अपनी माँ के लिए चेयर निकालता है और उन्हें बिठाता है। उसके बाद अपने पिताजी के लिए भी। अपने माता पिता के बैठ जाने के बाद वो भी उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है। अपने संस्कारी और सुशील बेटे को देखकर गजेंद्र जी और शिप्रा जी के गर्व की सीमा नहीं रही।
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें फक्र महसूस हो रहा था अपनी परवरिश पर कि उनका बेटा भले कितना ही सख्त, कठोर और गुस्सैल और उग्र क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माता पिता की हर आज्ञा को अपना कर्तव्य मानता है और ज्यादातर तो अपने माता पिता से नजरें भी नहीं मिलाता। इतनी इज्जत करता है वो अपने माता पिता की और चाचा चाची की भी। लेकिन जब जनाब गुस्सा होते हैं तो खुद को कंट्रोल करने के लिए इन्हें अकेले में रूम में जाना पड़ता है, कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ती है और उस दौरान कोई भी उनके पास नहीं जाता, क्योंकि उन्हें यानी कि प्रख्यात को पसंद नहीं। वो खुद ही खुद को शांत करके अपने सामान्य रूप में लौट आता है। अपने आज्ञाकारी और उतने ही ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी बेटे के हैंडसम चेहरे को देखकर गजेंद्र जी बोले, बेटा, हमें आपने कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हमारे कहने से पहले ही आप हमारे दिल की बात सुन लेते हो। सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हो कि आपसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। आपने अपने बेटे होने का फर्ज हमारे माता पिता होने से भी ज्यादा निभाया है और इस बात का हमें गुरूर है। अपने पिताजी की बात सुनकर प्रख्यात टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए अपनी आकर्षक और भारी मर्दाना आवाज में बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों के लिए और इस परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रख्यात की ये बात सुनकर शिप्रा जी और गजेंद्र जी खुशी से एक दूसरे के सामने देखने लगे। गजेंद्र जी ने गहरी सांस ली और प्रख्यात के हाथ पर हाथ रखकर प्यार से बोले, बेटा, आप जानते हैं ज्यादा बातें घुमाना हमें आती नहीं और ना ही आपको आता है। प्रख्यात अपनी मर्दाना आवाज में बोला, आप खुलकर कह सकते हैं आपको जो भी कहना है। गजेंद्र जी ने शिप्रा की तरफ देखा और बोले, बेटा, हम दोनों और आपके चाचा चाची भी यही चाहते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और असहज महसूस करने लगा। वो इधर उधर देखने लगा अपनी काली, गहरी और तेज नजरों से। उसके माता पिता उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। तभी वो बोला, अचानक से ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? शिप्रा जी बोली, अचानक से कुछ भी नहीं आया। हम सब काफी वक्त से आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और अब आपकी उम्र शादी के लिए उचित है। आप 26 वर्ष के हो चुके हैं। कुछ वक्त बाद आप 27 साल के हो जाएंगे। हमारे दिल की तमन्ना है कि आपकी शादी हो जाए और राणावत खानदान को उनकी बड़ी बहू मिल जाए। प्रख्यात असहज महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन एक ना एक दिन तो करनी ही थी। गजेंद्र जी बोले, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आप आराम से सोचिए, क्योंकि लड़की वाले तैयार हैं। ये सुनकर प्रख्यात ने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा तो वे खुशी से बोले, श्लोक जी की बेटी काव्या का रिश्ता आपके लिए आया है और वो बच्ची हम सबको बड़ी प्यारी लगती है। कितनी सुलझी हुई और शांत सी है और ऐसी जीवन साथी पाकर आपकी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी। प्रख्यात को तो झटकों पर झटके लग रहे थे। अब तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। तभी रवीना जी वहां पर आई, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर। उनके साथ एक सर्वेंट आई जिसने टेबल पर चाय नाश्ता सर्व किया और वहां से चली गई। रवीना जी के आते ही प्रख्यात उन्हें बेचैनी से देखने लगा, जैसे कि उसके सारे सवालों का जवाब उनके पास ही है। रवीना जी ने भी उसके सामने देखा और बड़े प्यार से अपनी पलकें झपका दी। रवीना जी नजरें झुकाकर बोली, जीजा जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम थोड़ी देर के लिए प्रख्यात से बात कर सकते हैं। गजेंद्र जी बोले, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपके भी बेटे हैं। आप दोनों बात कीजिए, हम दोनों चलते हैं और जो फैसला हमारे बेटे लेंगे हमें मंजूर है। इतना कहकर शिप्रा जी और गजेंद्र जी वहां से चले गए। उनके चाहते ही रवीना जी अपने बेटे के पास बैठ गई और प्यार से उसकी तरफ देखने लगी तो प्रख्यात ने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोला, जरूरी है क्या? रवीना जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि काव्या बहुत अच्छी लड़की है, कोई कमी नहीं है उनके अंदर। प्रख्यात गहरी सांस लेते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि ये सही नहीं है। I mean, हम उस कन्या को ना ठीक से जानते हैं और ना ही हमने कभी उनका चेहरा ठीक से देखा है, लेकिन आप सबकी बात मानने के लिए तैयार है हम। रवीना जी बोली, बेटा, क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? क्या आप किसी से प्यार करते हैं? क्या आपने किसी से वादा किया है? ये सब सुनकर न जाने क्यों मगर प्रख्यात का मन कर रहा था कि वो कह दे कि हाँ, वो किसी और से प्यार करता है। हाँ, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। हाँ, उसने किसी और लड़की से जिंदगी भर रिश्ता निभाने का वादा किया है, लेकिन ऐसी कोई लड़की तो है ही नहीं। फिर ये बेचैनी और तड़प कैसी हो रही है? हमारे प्रख्यात राणावत खुद समझ नहीं पा रहे थे। रवीना जी को उसकी बेचैनी दिख रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया था, क्योंकि अगर प्रख्यात की जिंदगी में पहले से ही कोई लड़की है तो फिर काव्या बीच में नहीं आ सकती। अपनी चाची जी की बात सुनकर प्रख्यात बेमन से बोला, हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है।
आप जानती हैं कि हम अरेंज मैरिज में ही यकीन करते हैं, इसलिए जैसा आप सब लोग हमारे लिए तय करेंगे हमें मंजूर है। ये सुनकर रवीना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्यार से बोली, ठीक है बेटा, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है फिर तो काव्या आपके लिए एकदम परफेक्ट जीवन साथी है। तो क्या हम इस रिश्ते के लिए आपकी हाँ समझे? हाँ, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। प्रख्यात के इतना कहते ही उससे कोसों दूर मनाली में फूलों के बाग में टहलती खूबसूरती की रानी श्रीनिका का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। आंखों में आंसू भर आए और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी से बोली, भोलेनाथ, ये कैसी अनजानी सी तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना तो है ही नहीं। फिर ये एहसास क्यों हो रहा है? श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़क रहा था। वो अनजाने में ही किसी को सच्ची शिद्दत से याद कर रही थी, जिस वजह से दिल्ली में बैठे प्रख्यात का दिल भी बेचैन हुए जा रहा था, जोर शोर से धड़क रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कई बड़े फैसले लिए थे, लेकिन जो फैसला उसने आज लिया था वो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका दिल और दिमाग इस फैसले को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फैसला सही नहीं है, ये गलत है। प्रख्यात ने शादी के लिए हाँ कह दी है। ये बात जानकर पूरा राणावत परिवार बहुत खुश था और ये खबर मेहता परिवार को भी दे दी गई। तो काव्या और उसके पिताजी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। अब वे लोग जल्दी ही सगाई करना चाहते थे और इस बात के लिए तो राणावत परिवार भी मान गया। बहुत जल्द प्रख्यात और काव्या की सगाई होने वाली थी, जिसके लिए प्रख्यात राणावत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और अपने बड़ों के लिए, खास करके अपनी मासी के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे समझाया कि ये सब कुछ ठीक है। आज की रात प्रख्यात और श्रीनिका दोनों के लिए बेचैनी से भरी हुई थी। उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों ही इस दुनिया में एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उन दोनों को हमेशा के लिए मिलवाने वाली है। उन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांधने वाली है जिसमें वो दोनों बंधना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें मिला ही देगी। क्या अपने घर वालों की खुशी के लिए प्रख्यात कर लेगा काव्या से शादी? आखिर प्रख्यात का इसी बीच मनाली जाना इत्तेफाक है या बन रहा है कोई संयोग? आखिर प्रख्यात और श्रीनिका का दिल एक दूसरे के लिए क्यों तड़प रहा है और क्या ये कभी मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।